शो का फॉर्मेट आपको अब तक पता चल गया होगा। शो के अंदर अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, ईमेल की सूरत में कांटेक्ट डिटेल्स आती हैं, आप अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर भेज दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। इससे पहले कि हम कॉलों का सिलसिला शुरू करें, मुझसे एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जी जो हम ये स्पाउस एप्लीकेशन डालते हैं अंडर द अपेंडिक्स FM, और इसमें जब रिफ्यूज़ल आता है तो आया हमें अपील करनी चाहिए या नई एप्लीकेशन करनी चाहिए या जुडिशल रिव्यू की तरफ जाना चाहिए। देखिए, पहली बात है कि जो अपील है वो आपको पता है कि वो आपको इमिग्रेशन रूल के तहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कवानीन अपील के चेंज हो गए हैं। आपको अपील ह्यूमन राइट्स पे मिलेगी। तो अगर आप समझते हैं कि आपका केस में कोई दम है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो बाय ऑल मीन्स आप अपील भी कर सकते हैं फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल के अंदर, अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने राइट ऑफ अपील दिया है। और वाइल आपकी फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल के अंदर अपील चल रही है, आप नई एप्लीकेशन भी पाकिस्तान में डाल सकते हैं। आई नो कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है कि आपका अपेंडिक्स FM के तहत यानी कि स्पाउसल वीज़ा में रिफ्यूज़ल किस वजह से हुआ है। तो अगेन कि आप तीनों में से कौन सी डायरेक्शन लेते हैं बड़ा मैटर करता है कि आपका रिफ्यूज़ल किस बेसिस पे हो। तो इंस्टेड ऑफ कि आप एकदम अपील करना शुरू हो जाए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर एक से कि प्लीज़ किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके अपने कागजात दिखाएं, ताकि वो आपको पढ़ के बता सकें कि आया JR या अपील में फ़ायदा है या बेहतर है कि हम नई एप्लीकेशन डाल के जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के नई एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई थिंक पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी तारिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछिए। जी सर मैं यूरोपियन पासपोर्ट है मेरे पास, पोर्चुगीज पासपोर्ट है, और मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल घर लिया है UK में। तो मुझे राइट है लेने का? आपके अब यूरोपियन नेशनल हैं? हेलो, आप यूरोपियन नेशनल हैं आपने बोला? जी, और मैंने यहाँ पे घर ले लिया ऑलरेडी। तो मुझे अभी पता चला कि हम लोग को तो राइट नहीं है शायद। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सही है, राइट है हमारा? बट आपने अभी बोला, मुझे एक पहली बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप यूरोपियन नेशनल हैं आपने ये बोला? जी 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 जी। ऑलराइट, थैंक यू सर। देखें, जहाँ तक यूरोपियन नेशनल की बात है, उनको यहाँ राइट है रहने का और अपनी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का। अब जहाँ तक बात आती है ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का, उसमें बड़ी किस्में आती हैं कि वो काम कर रहे हैं या टेम्परेरी तौर पे उनके पास काम नहीं है, इस वजह से वो काम नहीं कर सकते। अब जहाँ तक बात आती है, मैंने घर लिया, मुझे ये नहीं पता कि आपने मोर्गेज ली, बिकॉज अगर आप मोर्गेज ले रहे होते तो उनकी सर्टन कंडीशन है कि इतने अरसे से पहले अगर आप इस कंट्री में नहीं हैं तो वो शायद आपको मोर्गेज नहीं देते। आई डू नॉट नो अगर आप हाउसिंग की बात कर रहे हैं। देखें, वो फिर डिपेंड करता है, बिकॉज हर हाउसिंग एसोसिएशन का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक तरीके से भरा है, आपने उनको बताया है कि आप यूरोपियन नेशनल हैं, आप इस मुल्क में आए हैं ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन किसी वजूहात की वजह से आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो एलिजिबिलिटी देख के ही आपको घर देते हैं। तो जहाँ तक बात आती है घर की, मुझे उसके फैक्ट्स नहीं पता तो मैं उसमें ज़रा डीपली नहीं जाऊँगा, बट बिकॉज आप यूरोपियन नेशनल हैं, ये कहना कि आपकी बिल्कुल एलिजिबिलिटी नहीं है, वो टोटली डिपेंड करता है कि अगर सर्टन हाउसिंग एसोसिएशन वाले मुड़ के बोलें कि नहीं जी, अगर आप इस कंट्री में 6 महीने से रेजिडेंट नहीं हैं, फॉर एग्जांपल मैं वैसे दे रहा हूँ, अगर आप नए नए इस कंट्री में आए हैं, हम आपको भी हाउसिंग नहीं देंगे। तो बड़ा डिपेंड करता है हाउसिंग के ऊपर, क्योंकि एक हाउसिंग एसोसिएशन होती है और एक हाउसिंग होती है जो काउंसिल वाले डायरेक्ट देते हैं। अपना अपना क्राइटेरिया है दोनों का। तो अगेन मैं इसमें विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स कि आप कब आए, क्या आपका बैकग्राउंड था, कांट गो इनटू इट। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा क्वेश्चन है, मैंने स्पाउस के लिए अप्लाई किया था मार्च में, तो मतलब हर चीज़ थी, जैसे निकाह हुआ था तो उसकी पिक्चर्स इस तरह थी कि मतलब मेरी नहीं ली गई थी, क्योंकि छोटा सा मस्जिद में ही जैसे निकाह हुआ था, ठीक है। और
اس میں یہ تھا کہ باقی جو ڈاکومنٹس تھے سارے ہم لوگوں نے مطلب سولیسٹر کے تھرو ہی بھیجے اور سولیسٹر نے بولا کہ اسٹرانگ ہے, پکچرز کی کوئی بات نہیں, ہم لوگوں نے مطلب کروا دیا. تو جب انہوں نے ریفیوزل جو ہے اگست میں اس نے مطلب جیسے ریفیوزل آ گیا کہ انہوں نے جو ایلیگیشن مطلب یہ لگائی ہے کہ جی پکچرز نہیں, ہم سیٹسفائی نہیں ہیں, اور انہوں نے ریفیوزل ڈال دیا. تو اس کے بعد یہ تھا کہ سولیسٹر کے تھرو ہم لوگوں نے اگست کے ہی سٹارٹ میں ہی مطلب وہ کر دیا ہے, اپیل کی بھیج دیا ہے جو انہوں نے مانگی تھی, مطلب جیسے ایلیگیشن جو لگائی تھی چیزوں کی نا, وہ ہم نے پکچرز تھیں اور وہ کر کے تو ہم نے وہ ان کو بھیج دیا ہے. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب لائک کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اس کے ویٹ کرنے میں, جو ویزا ہے وہ گرانٹ کرنے میں یا نہیں, یا جو بھی ہے اس کا آنسر جو ہے. بڑی مہربانی, تھینک یو جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کو اپیل کا رائٹ ملتا ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہے صرف. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے ایلیگیشن امیگریشن رول کے اندر لگائی ہے, کورٹ میں آپ اس کو کم ڈسکس کریں گے, ہیومن رائٹ کو زیادہ ڈسکس کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو فرسٹ ایڈ ٹرائیبیونل میں ٹائم فریم چل رہا ہے وہ اینی وے فرام 18 months to 22 months چل رہا ہے, یعنی کہ ابھی 1.5 سے 2.25 سال لگ سکتے ہیں آپ کی اپیل کو لسٹ ہونے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کی اپیل ہے اس سے پہلے بالکل ہوم آفس والے ریویو کریں گے آپ کے کیس کو, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کے تحت آپ کا کیس بنتا ہے تو وہ بے شک اپنا ڈیسیجن وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن وہ چیز موسٹ لائکلی ہیئرنگ سے پہلے ہوگی, یعنی کہ بڑا ٹائم لگے گا. ان دا مین وائل آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ بھی ہے کہ آپ نئی اپلیکیشن ڈال دیں. آئی نو ایک دم آپ کے دماغ میں ایک چیز آئے گی کہ جی بڑا خرچہ ہم نے پہلی دفعہ بھی کیا تھا, اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے انکم ریکوائرمنٹ, وہ میں نے آپ سے نہیں پوچھی تو میرے خیال سے آپ میٹ کرتی ہوں گی, آپ ابھی بھی میٹ کر رہی ہیں یعنی وہ بھی بڑا ریلیونٹ فیکٹر ہے. لیکن آف کورس کاسٹ از اے میجر کنٹریبیوشن ان دس, لیکن آف کورس میرا فرض ہے آپ کو انفارمیشن دینا کہ وہ آپشن بھی آپ کے پاس, اور اپیل اپنی جگہ ہی رہے گی, کیونکہ شاید نئی اپلیکیشن جلدی وہ ڈیسیجن دے دیں آپ اپیل ودرا کر لیں. ایک اور آپشن آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ ہوم آفس کو کوئی دھمکی بھرا لیٹر بھیجیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ لیں جی ڈاکومنٹس, ان کو چاہیے تھا کہ ہم سے ڈاکومنٹ ایک دفعہ پوچھ لیتے, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاتے ایویڈنس کے اندر, بیکاز نکاح نامہ جینون ہے, انہوں نے اس پہ یہ نہیں بولا, اور ان کو دھمکی دیں کہ جی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم GR پہ بھی جا سکتے ہیں. سو مے بی اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لے لیا جائے. اگین میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ صرف اپیل کے لیے بیٹھیں گی تو ٹائم کافی لگ جائے گا. بہتر ہے انٹرم بیسس پہ کوئی اور بھی حل نکالنے کی اپنے لوئر کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کریں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو 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 جی, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ٹی وی پہ آواز نہ سنیں, فون پہ سن لیں, اس کے بعد آپ ٹی وی پہ میرا جواب سن لیجئے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی بھائی طارق بھائی, میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے پاس نا وہ ورک پرمٹ تھا نا, ٹھیک ہے, تو ان کے ڈپینڈنٹ میں آئی تھی پہلے, تو تب میں نے مجھے وہ کام تھا تو وہ میں پاکستان چلی گئی, تو ادھر میرا ٹائم ویسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پھر میں دوبارہ اب وزٹر پہ آئی ہوں نا, پہلے ان کے ڈپینڈنٹ تھی نا ورک پرمٹ پہ, اب میں وزٹ پہ آئی ہوں, اور میں ادھر آ کے نا ہم نے کیس ڈال دیا ان کے ڈپینڈنٹ کا. تو ابھی 2 دفعہ انہوں نے ریفیوز کر دی ہے. پہلے ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں, تو پھر آرٹیکل 8 کے تحت ریفیوز کر دیا نا. اب اپر ٹربیونل پہ گئے ہیں اور 1 سال ہو گیا ہم کو نا, تو ابھی نہ تو کوئی اپیل کا مطلب واپس جواب ملا ہے ہمیں کوئی, اور میرا بیٹا بڑے والا وہ 16 سال کا ہو رہا ہے, تو اس کا ایڈنان نمبر کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی یا کیا طریقہ کار ہے کرنے میں, پلیز بتا دیں. آپ کے ہسبینڈ کے پاس اس وقت کون سا ویزا ہے؟ اسکول جا رہے ہیں, اور آپ کے بڑا بیٹا میرا 16 سال کا ہے, بیٹی 13 کی, چھوٹا 7 سال کا ہے. پلیز آپ مجھے بتائیں آپ کے ہسبینڈ کے پاس ابھی کون سا ویزا ہے؟ ابھی بھی سوری, آپ کے ہسبینڈ کے پاس ابھی بھی کون سا ویزا ہے؟ برٹش پاسپورٹ ہے. اب ہسبینڈ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہو گیا ہے؟ جی جی. اوکے, اور آپ کے بچوں کے پاس کون سا ویزا ہے؟ وہی والا سیم چل رہے ہیں ہم وزٹر سے. ڈپینڈنٹ ہے یعنی, اچھا وزٹر پہ. اور کوئی بچے ادھر پیدا ہوئے تھے؟
नहीं पाकिस्तान में हुए हैं। पहले मैं वर्क परमिट पे डिपेंडेंट आई, वो मैंने पहली दफ़ा ही आपकी बात सुन ली थी। ठीक है। और बच्चों को इस दफ़ा कितने वापस कब आई हैं वापस? 3 साल हो गए हैं। कितने? और बड़ा बेटे का 16 साल का होने वाला है, और कोई उसका नंबर बनाने में कोई प्रॉब्लम पेश तो नहीं है? मैं आपकी बात पहली दफ़ा ही समझ गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको कितना अरसा हुआ है यहाँ वापस आए हुए? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, मैं आप अपना फ़ोन रख लें और मैं आपको जवाब दे देता हूँ। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। देखें, पहली बात तो ये NI पे आ जाते हैं। NI नंबर जो होता है, इससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपको लीगली काम करने की परमिशन है या नहीं। एट द सेम टाइम मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका इस वक्त इमिग्रेशन स्टेटस का इशू है तो आप NI ना अप्लाई करें, और अगर आप कर रहे हैं बिकॉज़ बच्चे को स्कूल के लिए चाहिए, कॉलेज के लिए चाहिए, तो फिर डिक्लेयर करें NI वालों को कि आपका इमिग्रेशन केस का क्या स्टेटस है, ताकि वो अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करें कि आया उन्होंने आपको NI देने आनी, बिकॉज़ NI का काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट सर्टन कॉलेजेस मांगते हैं NI नंबर, उसके बगैर एडमिशन नहीं देते एक स्टूडेंट को, और अगर आपको उसके लिए चाहिए तो यू हैव टू बी अप फ्रंट, और आपको बताना पड़ेगा NI डिपार्टमेंट को कि हमारा केस चल रहा है और हमारे बच्चे को NI की ज़रूरत है, जो आपका 16 ईयर ओल्ड है, या बेटी को जो 13 ईयर ओल्ड है, कॉलेज और हाई स्कूल के लिए, अगर वो लोग मांग रहे हैं तो ये तो इसकी सिचुएशन है। जहाँ तक बात है आपके केस के अंदर, मैंने क्यों पूछा आपको कितने साल गुजरे, को ज़ाहिर बात है एक रेलेवेंट पॉइंट है कि आपके हस्बैंड ब्रिटिश हैं, लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तानी थे, और ज़ाहिर बात है कि आपको इजाज़त नहीं थी विज़िट वीज़े पे स्विच करने की अंडर PBS, और तभी इसी वजह से ये हालात चल रहे हैं कि आप आर्टिकल 8 पे रिलाई कर रहे हैं। मैंने क्यों पूछा आपको कितना टाइम हुआ इधर, बिकॉज़ अगर 7 साल हो जाते तो अंडर आर्टिकल 8 बड़ा एक आपका आर्ग्यूबल केस बन जाता, बिकॉज़ बच्चों को यहाँ 7 साल हो गए, लेकिन आपने बोला कि हमें सिर्फ 3 साल हुए हैं। तो जब जिन लोगों को 3 साल होते हैं सिर्फ, उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि जहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बात है कि कैसे, कौन से ऐसे कंपेलिंग रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अभी आप पाकिस्तान नहीं जा सकती। अगर आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और उनको अगर स्कूल से बाहर निकाला गया, उनका A लेवल या उनकी किसी हर्ज पड़ेगा तालीम के अंदर, उनका शायद साल ज़ाया हो जाए, और इस टाइप के डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो सर्टनली आपका केस आर्ग्यूबल बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको वीज़ा मिलेगा, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आर्ग्यूबल बन सकता है। चलो मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि जो आर्टिकल 8 होता है, ये बड़ा फैक्ट सेंसिटिव केस होता है, मेरिट के ऊपर होता है, तो उसके लिए आराम से बैठ के आपके साथ कोई तकरीबन 30-40 सवाल पूछने पड़ेंगे, और उसके बाद कोई बंदा बता सकता है कि जी इस केस में 30% चांस है, 40% चांस है, या 50% चांस है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मैं आपके लिए विश कर सकता हूँ कि अल्लाह करे आपको वीज़ा मिले आपकी फ़ैमिली को, लेकिन जो उसके अंदर शॉर्टफॉल्स हैं मैंने भी आपको बताई, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अपने लॉयर के साथ बैठ के आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे, कौन सा कंपेलिंग रीज़न है आर्टिकल 8 के अंदर कि आप बोल रहे हैं कि जी हम वापस जाके एंट्री क्लियरेंस नहीं ले सकते, हमें यहीं से वीज़ा दिया जाए। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नलसन से सबा बात कर रही हूँ जी। मैंने पूछना था कि मैंने जो है ना वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है। एक्चुअली मैं 2009 में इधर आई थी, और फिर उसके बाद 2012 में मेरी यहाँ पे इंडेफिनिट लगी थी। तो उसके बाद फिर मैंने अभी जो है ना नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है। तो बाकी तो सारे पेपर रेडी कर लिए हैं, वो टेस्ट वगैरह भी जो थे वो भी पास कर लिए हैं, लेकिन क्या है कि मैंने जब पेपर किसी को दिखाए हैं, एक यहाँ पे वकील हैं उनको दिखाए हैं, तो वो कहते हैं कि जो आपकी इंडेफिनिट लगी हुई है, पासपोर्ट के ऊपर लगी हुई है, आपको रेजिडेंट कार्ड चाहिए, तो उसके बाद आप वो पहले अप्लाई करो, जब वो आएगा साल पुराना होगा तो फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या मुझे ऐसे ही करना है, या मैं वो मेरे पास ऑलरेडी वो लगी हुई है इंडेफिनिट, तो पासपोर्ट के ऊपर उस टाइम 2012 में वो जो इंडेफिनिट है ना, वो उन्होंने मुझे पासपोर्ट के ऊपर वो लगा के दी थी, एक स्टैम्प ना, पेपर साइक लगा के दिया था। ऑलराइट, देखें, थैंक यू सो मच मिसेस सबा आपकी कॉल का। देखिए मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात आपको क्यों बोली है, तो शायद मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अगर मुझे स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट भेज दें तो मैं एक नज़र देख लूं, बिकॉज़ अगर आपके पास इनडेफिनेट लगा हुआ है, दैट इज़ इट, जब आप अप्लाई करेंगे दे शुड कंसिडर द एप्लीकेशन। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि, और हम लोग अक्सर लोग जो नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं कि एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं चेकिंग सर्विस,
جو آپ کی لوکل کاؤنسل پرووائڈ کر کے دیتی ہے. لوگ اس لیے بھی چیکنگ سروس استعمال کرتے ہیں کہ جو کاغذات ہیں، جو اسپیشلی جو ان کا پاسپورٹ ہے، ان کو واپس مل جاتا ہے، اور جو کارڈ ہوتا ہے بایو میٹرک، یا اگر پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، بیکاز جب یہ نیشنلائزیشن اپلیکیشن جاتی ہے 9 مہینے تک ہوم آفس کے پاس پڑی رہتی ہے، تو کچھ لوگ ٹریول بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ چیکنگ سروس کو استعمال کرتے ہیں. تو مے بی اگر آپ، کیونکہ آپ تھوڑا دور ہیں، آپ کے لیے ذرا ایشو بنتا ہے کہ مجھے بھی آپ اسکین کر کے ڈاکومنٹس بھیجیں. وائی ڈونٹ یو جسٹ واک ان ٹو یور چیکنگ سروس، اپنے کاؤنسل کو رنگ کریں، بولیں کہ جی میں اپنے کاغذات چیک کرانا چاہتی ہوں، اور ان سے جا کے بولیں کہ جی میرے پاس انڈیفینٹ اسٹیمپ لگا ہوا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھے بایو میٹرک کارڈ چاہیے. تو شاید وہ آپ کو بتا دیں کہ چاہیے یا نہیں، لیکن اگر میری جہاں تک انفارمیشن ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی کوئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. اگین میں نے اس چیز کو چیک نہیں کیا، میں چیک ضرور کر لوں گا اگر آپ مجھے بعد میں کانٹیکٹ کریں، بٹ آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ I'll see you on the other end of the break.